हेलो एवरीवन। मैं राकेश आपका मास्टर सेतु पर स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देख लिया है। मैं बता रहा हूं आपको कि केवीएस एनवीएस का टायर 1 का पेपर आपका ऐसा आने वाला है। ऐसा आप थंबनेल देख कर आए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी आपका ईएमआरएस का अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, जिसमें 30 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी करके जो मैथ आता है वो आया हुआ था, और अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आप ईएमआरएस अकाउंटेंट का पेपर दे के आए हैं और आप मैथ का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, फिर मैथ की आंसर की देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डिटेल से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चलेगा आपने कहाँ कौन सी गलती कैसे की है। दूसरा, अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि ईएमआरएस ने जैसा पेपर लिया था टायर वन का, वो उसका भी टायर वन का ही था। ऐसे ही केवीएस एनवीएस भी लेके आने वाला है, क्योंकि केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का पेपर लगभग सिमिलर होता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर आप आज पेपर दे चुके हैं ईएमआरएस टीजीटी मैथ का और आपका पेपर ठीक ठाक हो गया है, आप टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें जो डेडिकेटेडली मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव और 40 एमसीक्यूज, अगर आप उसकी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कोर्स बना रखा है ब्रह्मास्त्र बैच, मेरे ऐप मैथ्स विद राकेश चोकर। आप इस ऐप पर जाकर ये कोर्स इनरोल कर सकते हैं। 90% सिलेबस ऑलरेडी करा रखा है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराई जाएगी आपसे और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनकी। इसमें प्रैक्टिस शीट, वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस शीट, आपके साथ क्लास नोट सब कुछ शेयर किया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा, मेरी आदत है डिटेल से बताने की। आपने अगर ये पेपर दिया है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। आपको पता चलेगा कौन सी गलती कैसे कर रखी है आपने मेरे साथ क्वेश्चन करके। और अगर आप केवीएस एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आप कितने नंबर का मैथ करके आने वाले हो। आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन की तरह काम करेगा। ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो डायग्राम का है, डीआई का बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट दिस वन, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये ब्रेकअप है किस चीज का? ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 to 10th इन अ स्कूल। एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आपके 6ठी से 10वीं तक के, उनकी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता रखा है डिग्री में। ठीक है। और फिर आगे बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 105। क्लास 8 में जो स्टूडेंट है वो 105 है। बस यहां से मैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट अब निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे क्लास 8 की डिग्री भी पता है और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता है, ये दोनों बराबर है। ये इससे हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अगर मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ूं, अभी तक पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ क्लास की बात करता हूं तो मुझे क्लास 9वीं और क्लास 10वीं का जिक्र मिल रहा है। तो मैं क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों की संख्या निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, आपकी 63 डिग्री जो है वो 105 स्टूडेंट के बराबर है। मैंने 21 से दोनों तरफ भाग कर दिया। 3 डिग्री जो है आपकी वो 5 स्टूडेंट के बराबर आ गई है। ठीक है जी। मैंने एक 9वीं कक्षा के बच्चे कितने देखने हैं, कितने हैं, और एक 10वीं के। 9वीं की बात करता हूं तो 72 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने। अगर आप यहां से 72 डिग्री की वैल्यू निकालते हो तो वो इसका 24 गुना है। 24 3 72, तो इसको भी 24 से गुना कर देंगे, जो कि 120 आ गया है। तो ये 120 आ गया है आपका 9वीं कक्षा की स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा, 10वीं कक्षा के निकालने हैं। 10वीं कक्षा का जो आपका डिग्री है वो 64.8 है। तो यहां से आपको 64.8 आने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? इससे इसको भाग कर दो। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 3 18। इसका मतलब 21.6 गुना है इसका ये। इसको भी 21.6 से गुणा कर दो। आप करोगे तो 108 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी क्लास 10 का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 108 है। अब इसको पढ़ेंगे, जल्दी हल हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, इन क्लास 9th द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3। इसमें जो बच्चों की संख्या का रेशियो है वो 2:3 है। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। अगर मैं इनकी संख्या निकालना चाहूं तो इजीली निकाल सकता हूं। 5 120 को 2:3 में बांटना है तो इनको जोड़ा, इसको भाग कर दिया, 24 आ गया एक यूनिट का मान। 24 दूनी 48 तो लड़के हैं, और 24 3 72 लड़कियां हैं। ये बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों का रेशियो ये है। और 55:5 बाई 9% ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 10th आर गर्ल। इसमें से 55 सही 5/9% आपकी लड़कियां हैं। अगर मैं 55 सही 5/9% की फ्रैक्शन बढ़ाऊं तो 5/9 आएगी। अब ये परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए। तो इसका इतनी लड़कियां हैं।
तो इसका अगर मैं 5/9 निकालूं तो ये आ गया है 60। तो 60 लड़कियां हैं। अब आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, क्लास 10th में लड़कियां हैं 60। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th इन व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9th, जो 9वीं कक्षा में लड़के हैं उनसे कितने प्रतिशत ज्यादा है। 9वीं कक्षा में लड़की है 48, कितने ज्यादा है, 12 ज्यादा है जी। अब लड़कियां 12 ज्यादा हैं, कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, लड़कों के साथ किया गया है। डिवाइड में 48, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया और ये 25% आएगा। 12 चौक 48, 4 से इसको काटा 25 और ये आपका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, अब मैं उसको बहुत ज्यादा ऐसे करके नहीं बता सकता आपको कि कुछ ही ऊपर नीचे काट दूं। क्वेश्चन में डिटेल से ही बताऊंगा, आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, let x be the least number which when divided by 28, 40 and 48 leaves remainder 4 in each case। रिमाइंडर वाला केस अगर आपको पता है तो x एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 28, 40 और 48 से भाग करता हूं तो हर एक केस में 4 शेष बचता है। तो इस तरीके से वो संख्या होगी, इनका एलसीएम +4 वो संख्या है। आपको अगर ये बोला गया है x एक ऐसी संख्या है, अगर उसमें उसको 28, 40 और 48 से भाग करता हूं तो हर केस में 4 शेष बचता है। अगर वो संख्या पता करनी है तो इनका एलसीएम +4 वो संख्या है। आगे एक बात और बोल दी उसने, एंड x इज डिविजिबल बाय 13, लेकिन x 13 से पूरा भाग होता है। अगर आप इसका एलसीएम निकाल के 4 जोड़ोगे और वो संख्या आएगी, वो जरूरी नहीं है कि 13 से भाग हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम का मल्टीपल चेक करते हैं कि पता नहीं कौन सा मल्टीपल 13 से भाग हो जाएगा। तो एलसीएम का मल्टीपल मतलब है ये, के कोई भी मल्टीपल हो सकता है। अब ये संख्या 13 से भाग होनी चाहिए, वो मेरा आंसर है। अगर ये ना बोल रखा होता कि संख्या 13 से भाग ना हो, इसका कोई जिक्र ही ना होता, सिर्फ ये बोल रखा होता इनसे भाग करने पर ये शेष आता है, तो इसका एलसीएम +4 आंसर हो जाता। अब इसको हल करेंगे, अगर इसका एलसीएम निकालना है कैसे निकाल लें, 28 के प्राइम फैक्टर किए मैंने, 2 की पावर 2 गुणा में 7 आ गया है। अगर मैं 40 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो 2 की पावर 3 गुणा में 5 आ गया है। अगर मैं 48 के करता हूं तो 2 की पावर 4 गुणा में 3 आ गया है। अब एलसीएम होता है हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है। अगर मैं एलसीएम लूं तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, फिर 7 एक ही बार है, 5 एक बार है, 3 एक बार है, इनको मल्टीपल करेंगे तो 1680 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब एलसीएम जो है वो 1680 है, के प्लस में 4/3। अब आपने यहाँ पर के की वैल्यू रखनी है। 1680 आपका एलसीएम है, एलसीएम के मल्टीपल मतलब एलसीएम को 1 से गुणा करो, एलसीएम को 2 से गुणा करो, इस तरीके से मल्टीपल होते हैं। अब अगर आप इसको इस तरीके से मल्टीपल करोगे और के ढूंढोगे, शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। और तरीका क्या हो सकता है, इसमें से वो नंबर बाहर निकाल दो जो 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। उसको भी चेक करने में टाइम लग रहा है, तो मुझे पता है 13 का जो वर्ग होता है ना वो 169 होता है। तो अगर मैं इसमें से इतना बाहर निकाल दूं, आपको होगा कि सर आपने इससे भी ज्यादा निकाल दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, माइनस में 10 के लिख दो, ये लो। इससे क्या फायदा होगा, ये वाली वैल्यू तो पूरी पूरी भाग हो रही है 13 से, यहां से तो कोई रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, तो इसको छोड़ दो, बस अब इसको चेक करो। अब यहाँ पर के की वैल्यू ऐसी रखो जो 13 से भाग हो जाए। मैंने रखा 1, 10 एकम 10 माइनस का, उसमें से 4 गए 6 आएगा, 6 तो 13 से भाग नहीं होगा। 2 रखा, 20 में से 4 गए 16 नहीं होगा। 3 रखा, 30 में से 4 गए माइनस के 26, 13 से भाग हो जाएंगे। तो मुझे पता चल गया के की वैल्यू 3 है, वो के की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो 0, 3 8 24, 2 13, यहाँ पर बच गया है 16, 16 3 48 और 2 50 +4, ये वो संख्या आ गई है 50 44। पूछा था कि संख्या के अंकों का योग बताओ, बस यही एक मसला था, इस संख्या के अंकों का योग पूछ रखा था। अगर ये संख्या ऑप्शन में दे रखी होती तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता, पर एग्जामिनर आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हो गया 8 और 5 13, तो इसके अंकों का योग 13 आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मेरा थोड़ा सा गला खराब है भाई, बीच में मैं ऐसे भयानक आवाजें निकालता रहूंगा। ये कुछ नहीं है, बस जस्ट कैलकुलेशन है। अब आपकी स्पीड जैसी है उस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालोगे, बताने लायक कुछ नहीं है। बस इसमें आपने क्या करना है, एक बार रूट लगाओ, क्योंकि ये मल्टीपल और डिवाइड में ही है तो एक बार रूट लगा सकते हैं। बस इनको लिखो, 1875 बटे में ये, इसको डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर दिया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया।
इसको एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये मल्टीपल में है। बस इसको काटो, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। ठीक है जी, काटो इसको। अब देखो काटने में बस वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे काट सकते हो। ये 8 से कट रहे हैं, 8 से काट दो। 8 निम 72, बच गए हैं आपके 4, 8 6 48, 8 चौका 32, बच गए हैं 6, 8 8 64, 8 6 48, 6 से काट दो। 16 6 96, 6 8 48, 6 1 6, और 25 से काट दो। 25 7 175, 25 चौका 100, 25 8 200, 16 3 48। ठीक है जी, 7 से भी कटेगा फिर ये। 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 6 42। कुछ और बच गया है जी। देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 से और काट दो बस इसको। 3 से इसको काटा तो 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये बच गया जी। ये वैल्यू बच गई है। इनको आगे काटो मत क्योंकि सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए हैं, ये डायरेक्टली रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 625 का रूट किया 25, 81 का किया 9, 216 का किया, 256 का किया 16। ये x की वैल्यू आ गई है, रूट x पूछा है, एक बार और वर्गमूल कर दो दोनों तरफ। तो ये आ गया है 25 का 5, 9 का 3, 16 का 4। ये आ गया है 5/12। ये आपका आंसर है जी। ये लो, मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है। अब वो जिस तरीके से आप कर सकते हैं वैसे की होगी आपने शायद। एक बात केवीएस एनवीएस वालों के लिए बस यही है, हर क्वेश्चन को पोज करके एक बार खुद से जरूर किया करो, फायदा तभी होगा आपको। ठीक है, ये बस इसको हल करना है। ये a प्लस बी के बराबर है, यहां से इसका कंपैरिजन करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, और बस वही बतानी है। अगर आप 121 का वर्गमूल करेंगे, रूट करेंगे तो 11 आ जाएगा। प्लस इस प्रकार की कहीं भी आपको फॉर्म नजर आती है तो इसको हल करना बहुत आसान होता है। तरीका बता देता हूं एक बार। आपका जो ये नंबर होता है ये 2ab के बराबर होता है हमेशा, और इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। वो डिपेंड करता है, यहाँ कभी माइनस हो सकती है कभी प्लस। अगर ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है तो ये हमेशा बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। ये फार्मूला आपको पता होगा। तो बस a और b निकालना है। 2ab को इसके बराबर करो, a और b आ जाएंगे आपके। 2 से इसको काटे 7 आ गया। तो a आपका 7 है, b आपका √3 है। अब चेक कैसे करें, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखो। 7 का वर्ग 49, √3 का 3, 49 और 3 52, बिल्कुल ये इधर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपने a और b की वैल्यू निकाल दी। तो इसका मतलब यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 7 माइनस √3 का स्क्वायर है डिवाइड में। ऐसे ही सेम है यहाँ पर भी। अब मैं इतना डिटेल से लिख के नहीं बताऊंगा, आपको पता है ये 2ab के बराबर है। 2ab बराबर है 10√3। 2 से इसको काटा 5। अब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, इनका स्केयर करके जोड़ के देखो क्या 28 आ रहा है। 5 5 25, और इसका अगर हम स्केयर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 25 और 3 28, ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर इसको मैं लिखूं तो ये a प्लस बी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 5 प्लस √3 और इसका स्केयर। ठीक है जी। अब क्या है, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, स्केयर से रूट कट जाएगा, स्केयर से रूट कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर मल्टीपल था, सॉरी, ये स्क्वायर से रूट कट गया है। अब क्या होता है, अब आपको कभी भी रूट वाली वैल्यू नीचे नजर आती है तो उसको हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो अब साथ में रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, नीचे वाले का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया। अब क्या होने वाला है, देखो पहले नीचे वाले को हल करो। अब यहाँ पर रूट तो हट गया है इससे, सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू बची हुई है। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमेशा बराबर होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। 5 5 25, 25 में से 3 गए 22, ऊपर है 11 गुणा में। ये क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं अलग अलग है तो मल्टीपल करना पड़ेगा, करो। 5 7 35, 7√3, √3 गुणा में 5 माइनस 5√3। ये बस दोनों को मल्टीपल कर रहा हूं, -√3 तो माइनस का प्लस का 3, ये लीजिए। ठीक है, बस अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 11 दूनी 22, ऊपर आ गया है 35 और 3 38, माइनस का 12√3, दोनों के डिवाइड में 2 है, ये आ गया है 19। मैं एक बार यहाँ प्लस लगा रहा हूं, ठीक है, अंदर माइनस लेके जाना, ये लो जी, ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहा है ये बराबर है a प्लस बी √3 के। तो a की वैल्यू ये है
और बी की वैल्यू ये है। ठीक है, रख दो बस। अब ए प्लस बी ये निकालना है, 13 आ गया जी आपका आंसर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन कुछ नहीं है, बस आप अगर हल कर सकते हो तो कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो छोड़ के आए होगे। एक और बता देता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, केवीएस का भी आपको पेपर ऐसा ही मिलेगा, इसके आसपास ही। थोड़ा इससे आसान होता है अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, लेकिन होगा इसके आसपास ही। अब इसको भी बस हल करना है। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डेसिमल को देख लेता हूँ, इसको मैं अलग हल करूंगा, पहले इसको हल कर रहा हूँ। ऊपर 4 और 2 6 अंकों के बाद डेसिमल है, नीचे भी 6 अंकों के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से तो डेसिमल कट गया, डेसिमल को ध्यान में नहीं रखना। वैसे इसको काट कर देखो, कितने से कट रहा है जी, 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 नहीं 63। ठीक है जी, ये 29 से 29 कट गया है। बाकी ऐसे कैसे लिख लो, बस 292 बटे में 365। आपको पता है अगर आप मल्टीपल को डिवाइड में चेंज करना, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन पलट जाती है, ये ऊपर चला जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, 0.25 कॉमन ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां पर 0.25 बच गया है, यहां पर प्लस में 19.99 बच गया है। नीचे वाले को ऊपर लेके जाना था, साथ में 0.25 कॉमन ले लिया। ये है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक बार प्लस एक बार माइनस करना पड़ेगा, फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटाना है। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो 20.24 आ रहा है, अगर इनको आपस में घटा रहा हूं तो 4 आ रहा है। ठीक है जी, इसको आप जोड़ेंगे तो ये भी इतना ही बनेगा, जोड़ के देख लीजिए, इसको इसमें जोड़ोगे तो 24 होगा, एक आगे कैरी चला जाएगा, तो ये से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, अब क्या बच गया, आप चाहो तो इसका डेसिमल हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हो, कट के क्या आएगा, 25 से कम 25, 25 से 16 आ गई। अब और कुछ कट रहा है, शायद 16 से काट के देख लो, 4 से काट लो, बाद में देख लेंगे। 4 चौके 16, 4 7 28, 4 3 12, तो 73 पंजे और 5 चौका 20, 1/20 आ गया है, जिसको हम बोलते हैं 0.05। वो डेसिमल में चेंज करना आपको आता होगा। ठीक है जी, जितना आसान हो सकता था वो मैंने करके बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन द पॉजिटिव नंबर x y z आर डिवाइडेड बाय 31 द रिमाइंडर्स आर 17 24 27 रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा है व्हेन 4x माइनस 2y प्लस 3z इज डिवाइडेड बाय 31 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका ये हो सकता है आप x y z की अलग से वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे, अगर x को मैं 31 से डिवाइड करता हूं, वो ये कह रहा है इन तीनों वैल्यू को अलग अलग 31 से भाग किया गया है, अलग अलग रिमाइंडर आया है। अगर x को 31 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 17 आता है, तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, x आ जाएगा, x आ गया आपका 48। ऐसे ही अगर मैं y को भाग करता हूं 31 से तो रिमाइंडर आता है आपका 24, तो बस इसमें 24 जोड़ दो तो y आ जाएगा, y आ गया है आपका 55। ठीक है, फिर z को अगर 31 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 27 आता है, इसको जोड़ दो z आ जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा बेसिक तरीका है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया है जी आपका 18, एक्स वाई जेड तीनों आ गए। अब आपको ये बोल रखा है अगर आप 4x, यहां लिख देता हूं, आप 4x माइनस 2y प्लस 3z को अगर 31 से भाग करें तो क्या शेष आएगा, वैल्यू रख दो बस इसकी। x की वैल्यू 4 है, 48 है, y की वैल्यू 55 है, z की वैल्यू 58 है। ये लो जी, 31 से भाग कर रहे हैं, कर दो। 31 से इसको भाग किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 31 से सिर्फ 48 को भाग कर रहा हूं, 31 से 48 को भाग किया तो 17 शेष आया, 17 चौके 68। अब आपको होगी सर 68 तो रिमाइंडर नहीं आता, दोबारा फिर कर दो। मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया, 17 आया, 17 चौके 68, फिर दोबारा कर दिया, 31 दूनी 62, रिमाइंडर आ गया 6। ऐसे ही कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे भाग कर दो, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर यहाँ पर 31 पर ही एक बार ही टेबल चलेगी, 5 में से गया 4, 3 में से 5 में से 3 गए 2, 24, 24 दूनी 48, ये 48 आ गया है यहाँ पर। तो 48 को फिर मैं 31 से भाग करूंगा तो 17 आ जाएगा। ये लो जी, ठीक है, ये माइनस का है, ध्यान रखना।
अब आगे इसको करता हूं। अब आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो एक ज्यादा पर टेबल चला सकते हैं, क्योंकि मैं एक आपका 31 दूनी 62 होता है। अगर मैं एक ज्यादा पर टेबल चला दूं तो माइनस का 4 शेष आएगा। ऐसे माइनस में शेष निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका माइनस का 12। ये लो जी। अब क्या है, एक तो है आपका, देखो अब आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको ऐसा करो, 6 रिमाइंडर मत रखो, 68 ही रख लो। फायदा क्या होगा, देखो 68 माइनस 17 माइनस 4, ये लो घटा लो इसको, 17 और 4 21, ये हो गया आपका 21, 21 घटा दिया इसमें से, ये बच गया आपका 47 बच गया है। अगर आप 47 को अब अगर 31 से भाग करोगे तो शेष 16 आएगा भाई, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मैंने 3 नहीं लिया, सॉरी सॉरी, मैंने क्या किया, इस 3 को काउंट नहीं किया, ये यहाँ पर -12 आएगा, ठीक बात है। ये मैंने यहाँ पर प्रमोद जी बिठा रखे हैं भाई, ताकि कहीं गलती हो तो ये बता दें। ये लो जी, तो ये हो जाएगा आपका इधर 29 हो जाएगा ये। तो ये बच गया है 18 में से 9 गए 9, और यहाँ पर बच गया है आपका 5, 5 में से 2 गए 3, 39 आ गया है। अब आपको पता है 39 शेष नहीं आ सकता, 31 से दोबारा भाग किया, 8 शेष आ गया है, और यही आपका आंसर है। क्या एक ही तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक और भी तरीका हो सकता है, लेकिन उसको बताकर समय आपका और ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। ये बार वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, बस बार आपको हटानी आनी चाहिए। वो देखो एक एक को बताता हूं मैं। पहले 1.05 इसकी बार हटाते हैं, तो एक तो ऐसे कैसे रहेगा प्लस में। अगर कभी भी आपको ऐसे नंबर की बार हटानी है जिसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर के ऊपर बार है कुछ के ऊपर नहीं है, तो उसका तरीका होता है पहले उस पूरे नंबर को लिखो, उसमें से वो घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो ये 5/90 आ रहा है, काटूंगा इसको तो 1/18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 19/18। अब ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आगे है डिवाइड में, देखो अब साथ साथ में करके बताता हूं, नहीं नहीं अलग अलग करते हैं। इसको बताता हूं 0.41 को, ये लो ऐसे बार लगी हुई है, कैसे हटेगा, पहले वो नंबर लिखेंगे, उसमें से वो घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। इसको हल किया, ये आ गया 37/90। ऐसे कैसे रख लिया ये भी। एक मैं इसको बताता हूं आपको, 0.36 इसके ऊपर बार लगी हुई है, पहले पूरा नंबर लिखा, उसमें से वो घटाया जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। ये आ गया आपका 33/90। अब जो मैंने हल किया है उसको ऐसे कैसे रख रहा हूं, यहां पर इसकी वैल्यू आई है 19/18। भाग को अगर मैं गुणा में बदल दूं तो ये पलट जाएगा। यहाँ पर दोनों नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार होती है उसको हटाते हैं, तो डिवाइड में उतने ही 9 रख लेते हैं। अगर मैं इसको हल करूं, यहाँ पर 0.95 के ऊपर बार का मतलब है 95/99। अब इस गुणा को मैं भाग में बदलना चाहता हूं तो ये पलट जाएगा, 99 ऊपर चला जाएगा और 95 आ जाएगा नीचे, 19/95 काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 11/10 आ गया। यहां तक हल हो के 11/10 आ गया। अब आगे गुणा में 81/99, बस 12 थी, काट दो, 11 9 99, 9 9 81, ऊपर वाला हल होके 9/10 आ गया है। ठीक है, अब नीचे वाला हल करते हैं, 37/99 गुणा में, इसको मैंने हल कर रखा है, ये आया था, डिवाइड से मल्टीपल कर रहा हूं तो पलट जाएगा, 90 ऊपर 37 नीचे। ठीक है जी, आगे गुणा में इसको भी हल कर रखा है, ये आ रहा है 33/90, काट दो आपका आंसर आ जाएगा। ये इससे कैंसल आउट हो गया है, ये इससे कैंसल आउट हो गया है, काट दें अगर इसको तो 33 3 होता है, तो ये 1/3 है इसके डिवाइड, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 27/10 आ गया जी। सोल्व करोगे तो 2.7, 2.7 किसके बीच है जी, ये इसके बीच है जी, ये लीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसान ही था, बस थोड़े से बार हटाने के तरीके आपको पता होने चाहिए। ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या सोच के यहाँ पर दे दिया है, और इसको आपको हल करने में बड़ी दिक्कत आई होगी। मैंने भी एक बार देख के थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर अचानक क्लिक हुआ कि इसमें 7 जोड़ रखा है, इसमें 8 जोड़ रखा है, इसमें 6 जोड़ रखा है, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा था। फिर देखा इसके डिजिट का मल्टीपल होता है 7, इन दोनों के डिजिट का मल्टीपल होता है 8,
इन दोनों के डिजिट का मल्टीपल होता है 6, तो पिछले वाले के डिजिट्स के मल्टीपल को जोड़ रखा है। तो अब x कैसे आएगा, x आएगा कि मैं 38 में इसके डिजिट्स के मल्टीपल को जोड़ू, 8 तिया 24, 24 जोड़ा इसमें 62 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू 62 है। फिर क्या किया, अब 74 ऐसे आया होगा, फिर मैं 74 से आगे जाना है, मुझे y निकालना है, तो 74 का डिजिट्स का मल्टीपल जोड़ दिया, 7 4 28, 102 आ गया। तो आपसे पूछ रखा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई पूछ रखा है, x आपका 62 है, 62 का 2 गुना करेंगे तो 124, y 102 है, जोड़ेंगे तो 2 2 6 226 आ गया है। ये आपका आंसर है। बस जस्ट पैटर्न ही ढूंढना था, जब आप पैटर्न ढूंढ लोगे तो फिर कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास आपने 5th क्लास में सीख रखा है। पहले ब्रैकेट हल करनी है, फिर ऑफ हल करना है, फिर आपका डिवाइड हल करना है, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। बस इसी सीक्वेंस में करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट देखता हूं कहां पर है। एक ब्रैकेट यहां पर है, एक ब्रैकेट यहां पर है, इनको हल करके लिख लो। ऊपर लिखते हैं ताकि फिर इनको हल करने में आसानी हो। 9 3 27, 18 3 54। ठीक है जी। अब इसके बाद डिवाइड की बारी आती है। डिवाइड कहां कहां है वो देख रहा हूं मैं। पहले यहां है डिवाइड, तो इसका मतलब ये डिवाइड में आएगा नीचे, तो 6 3 18, 3 7 21, 7 आ गई। ये आपस में डिवाइड में है तो ऐसे लिख दो। ठीक है जी। अब आगे प्लस में 3 एज इट इज, बस सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर ये 27 आ गया है, तो क्या होगा, ये माइनस में 3 डिवाइड मतलब नीचे और गुणा में, तो ये कट के 1 आ गया है यहाँ पर, इसको याद रखेंगे। चलो ऊपर 1 लिख देते हैं। अब आगे प्लस में 3, अब यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड मतलब नीचे और गुणा में 6। ये लो जी, 18 3 54, ये 1/3 आ गया है, वो ही गया हल, बस कुछ बचा ही नहीं है। 7 और 3 10, और 10 में से 1 गया 9, -3/2 और प्लस का 1/3, ये बच गया जी। क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम आ गया 6, 6 8 48, 2 3 6 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 9 इसमें से घटेगा, सॉरी मैंने गलती कर दी है, 9 6 54 होता है भाई, ये लीजिए। तो क्या होगा, माइनस के 9 प्लस के 2 माइनस के 7, इसमें से 7 घटेगा, तो इसमें से 7 घटेगा तो 47 आएगा, ये 47/6 आ गया है। ये आपका आंसर है जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप ओरिजिनल वैल्यू को बाद में इस्तेमाल करना, अगर ओरिजिनल वैल्यू को स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर दिया तो क्वेश्चन हल करना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। द इनकम ऑफ अवनी इज 54,000 विच इज 20% लेस देन भारत। वो ये कह रहा है कि अवनी की इनकम इतनी है और भारत की इनकम से 20% कम है। तो ये अवनी है, ये भारत है, इनकी इनकम की बात चल रही है। तो अवनी की इनकम जो है ना भारत से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या हुआ, अगर इसकी 100 है तो इसकी 80 है। ठीक है, अब इनको रेशियो में लिख लो यहाँ पर, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ये इनकी इनकम आ गई है। अब आगे मुझे इनका बहुत ज्यादा परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो अपनी तरफ से इस रेशियो को 2 0 से मल्टीपल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो को किसी वैल्यू से मल्टीपल कर सकते हैं, किसी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, बस ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अब आगे क्या कहा, द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। द एक्सपेंडिचर ऑफ भारत इज 12% मोर देन द इनकम ऑफ अवनी। अवनी की जो इनकम है ना उससे 12% ज्यादा भारत का एक्सपेंडिचर है, तो इसका 12% हो जाएगा 48, तो इसका मतलब इससे 48 ज्यादा इतना एक्सपेंडिचर है भारत का। ठीक है जी। फिर आगे क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अवनी, अवनी का जो एक्सपेंडिचर है ना 25% लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ भारत, तो भारत के एक्सपेंडिचर से 25% कम है। कहने का मतलब इसका 75%, और 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, इतना है जी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ अवनी और भारत, भारत और अवनी की सेविंग का डिफरेंस बताना है। पहले सेविंग निकाल लो, यहां से आ गया आपका 64, यहां से आ गया आपका 12, और इनका डिफरेंस देखेंगे अगर आप, तो 12 में से 4 गए, सॉरी 2 एज इट इज 12 आ गया है,
ठीक है ना, हाँ 12 यूनिट आ गया है। अब ये जो भी कुछ है ये रेशियो है, ये मेरी तरफ से कंपैरिजन है, इसका ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। याद करो आपके पास इसमें से ओरिजिनल वैल्यू क्या है। मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है अवनी की इनकम, मैंने 400 यूनिट मान रखी है, क्वेश्चन में 54,000 दे रखी है, तो 400 यूनिट की वैल्यू जो है वो 54,000 है। अगर आप यहां से 4 यूनिट की वैल्यू निकालो तो दोनों तरफ से दो दो जीरो कट गई है, ये आ गई है। आपने 12 यूनिट का मान निकालना था, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो 3 4 12, 3 5 15 और 1 16, 1620, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, ये नंबर 88 से पूरा पूरा भाग होता है, और आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। देखिए पहले संख्या लिखता हूं एक बार, पहली बात तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं आता, तो 88 को दो को प्राइम नंबर में तोड़ लिया, 11 और 88, 11 और 8, 11 और 8 को गुणा करेंगे तो 88 आएगा। अगर कोई संख्या 88 से भाग हो रही है तो वो 11 और 8 से भी होगी। तो पहले मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। संख्या 11 से तब भाग होती है जब उसके विषम स्थानों का योग सम स्थानों में से घटाऊं, या तो 0 आ जाए या 11। अब ये क्या है, ये है ओड प्लेसेज, ओड प्लेसेज के डिजिट्स का सम, 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 3 16, माइनस। अब इवन प्लेसेज के डिजिट्स का सम, 4 प्लस एक्स प्लस 5 9 प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ओड डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, यहां से मैंने पहला रखा एक्स और वाई 2 और 5 रखे, तो यानी कि यहाँ 7 रखा, तो 7 और 9 16, इसका जोड़ 16 हो जाएगा, 16 में से 16 गया 0, ये तो 11 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, 4 और 1 रखा, 4 और 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 और 9 14, 16 में से 14 गए, 2 बच गए, ना 0 बचा ना 11, यही ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर मैं x और y को 4 और 1 रखूंगा तो ये हमारे 11 से भाग नहीं होंगे। सर आगे हो सकते हैं, चेक करके देख लो, 9 और 9 18 और 9 3 27, अगर मैं 27 रखूंगा तो फिर 27 में से 16 घटा लेंगे, डिफरेंस लेना है, आपको प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना, इनका डिफरेंस लेना है। अगर आप 27 में से 16 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, ये भी भाग कर रहा है, इसको चेक करोगे तो भी आपका ये भाग हो जाएगा। मुझे वो आंसर बताना है जो 11 से भाग नहीं होगा, वो आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In an election between A and B, 12% of the total voters did not cast their vote. ये कमाल का क्वेश्चन है, इसमें स्टोरी बहुत कुछ बता रहा है लेकिन इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे मैं बताता हूं अभी। वो ये कह रहा है कि दो बंदों के बीच चुनाव हुआ है, ए और बी के बीच। पहले कह रहे हैं कि 12% बंदों ने वोट नहीं कास्ट की, कोई बात नहीं जी। फिर कह रहा है कि 10% जो वोट पोल की गई थी वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है अब जो बची हुई वोट है, वो दो सिनेरियो भूल गया मैं क्या हुई थी। अब जो ये बची हुई वोट है इसमें से ए रिसीव्ड 56%, ए को 56% वोट मिली है। अब आप ये बताओ, अब यहाँ पर जो भी वोट है वो मेरे पास 100% मान के चलूंगा मैं, उसमें चुनाव हुआ, उसमें से ए को 56% वोट मिली, तो इसका मतलब इधर वाले को वोट कितनी मिलेगी, इसको वोट मिलेगी 44%, क्योंकि टोटल तो 100% ही है, तभी तो बी चुनाव में हारा होगा भाई। टोटल 100% वोट में चुनाव हुआ, अब वो 100% क्या है, उसमें से ऊपर कितनी घटी मुझे कोई मतलब नहीं है। 100% वोटों पर चुनाव हुआ, आपको होगा कि सर वो कास्ट नहीं हुई थी और वो इनवैलिड हो गई थी, बताता हूं अभी। 100% चुनाव हुआ, 100% वोटों पर चुनाव हुआ, ये 100% वोट वो हैं जिन पर चुनाव हुआ, ऊपर कुछ हुआ है मुझे नहीं पता उसका। इसमें से 56% एक बंदे को मिली, इसका मतलब दूसरे को 44% मिली, और वो कितने से चुनाव जीत गया है, वो 8% से चुनाव जीत गया है, सॉरी 12% से चुनाव जीत गया है। अब आगे क्या कह रहा है वो, ए रिसीव्ड 56% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड डिफीटेड बी बाय दिस वोट, इसका मतलब इस 12% की वैल्यू जो है वो 4752 है। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड बी रिसीव्ड, बी ने कितने वोट रिसीव किए, बी ने 44% वोट रिसीव किए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे ऊपर वाला कोई भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछ रखा, ये नहीं पूछ रखा कि टोटल वोट कितनी है,
मेरे से ये नहीं पूछ रखा कि उसमें से जो कास्ट नहीं की गई थी उसके बाद कितनी वोट बच गई हैं। ऊपर वाला कुछ भी सिनेरियो मेरे से नहीं पूछ रखा, तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मेरा आंसर यहां से यहां तक पूछ रखा है, तो उसको कोई भी ध्यान में मत रखो। उसको मैं तभी ध्यान में रखता अगर उसका कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ रखा होता। अब वो पूछ ही नहीं रखा, तो मैं डायरेक्टली 12% की वैल्यू इसके बराबर करूंगा और 44% की वैल्यू निकाल दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये दोनों 4 से भाग होते हैं, तो 4 को रख लेता हूं, 3 से दोनों तरफ भाग कर देता हूं। 4 3 12, सॉरी मैंने तो 4 तो रखना था ना, 3 से भाग कर दिया, 3 चौके 12, 3 से इसको भाग किया, 3 एकम 3, बच गया है 1, 3 5 15, बच गए हैं 2, 3 अठे 24, 3 चौके 12। आपको होगी सर 4 क्यों रखा, वो इसलिए रखा ताकि दोनों तरफ 11 से गुणा कर दो। ये लो जी, इस तरफ 44% की वैल्यू आ गई, ये भी इधर से वैल्यू आ गई। कैसे निकलेगा, 4 से किसी भी संख्या, सॉरी 11 से किसी भी संख्या को भाग करने का तरीका बहुत आसान होता है। इकाई के अंक को रखो, दहाई के अंक को जोड़ो, फिर एक कैरी आ गया, फिर आगे इसको इस आगे जोड़ो, 8 और 5 13 और एक 14, एक कैरी, फिर 5 और एक 6 और एक 7, और फिर ये लास्ट वाला है जी। ये आपका आंसर आ गया है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्ड एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक बात का पता होना चाहिए, अगर किसी बेस के ऊपर कोई पावर लिखी है और ब्रैकेट लगा के एक और पावर लिख रखी है, तो ये आपस में पावर मल्टीपल हो जाती है, पता होना चाहिए आपको। दूसरा, अगर बेस के ऊपर कोई पावर लिखी हुई है, फिर डिवाइड में उसी बेस के ऊपर कुछ और पावर लिखी हुई है, अगर बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रखे हैं, तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर आपस में घट जाती है, और ये मल्टीपल में लिखे होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। बस यही इस्तेमाल करना है। एक बात और पता होनी चाहिए आपको, किसी बेस के ऊपर पावर अगर नेगेटिव है और ये माइनस हटानी है आपको, तो ये बेस ही डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। ये बातें अगर आपको पता है तो ये इसमें यूज होगी। देखिए, पहले मैं m को देख रहा हूं, 2 की पावर 5 है, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, अभी बताया आपको 3 की पावर 10 है। नीचे 12 का मतलब है 3 चौके 12, तो 3 और 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 81 का मतलब है 3 की पावर 4, और ये 3 की पावर 3 एज इट इज। मैंने बताया था बेस सेम है, बीच में मल्टीपल है, पावर जुड़ जाएगी, तो 3 और 4 7 और 1 8, 3 की पावर 8 और 2 की पावर 2। अब ये बेस डिवाइड हो रहे हैं और सेम है, तो इनकी पावर घट जाएगी, तो ऊपर बचेगा 2, 2 की पावर 3। ये भी बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर घट जाएगी, ये आ जाएगा 3 की पावर 2। ये लो जी, m निकल गया आपका, आसान था। अब इसको देख लेते हैं, यहां पर पहले वो माइनस वाला कंफ्यूजन होगा मुझे, तो मैं क्या करता हूं, पलट देता हूं। एक बार उसको थोड़ा हल करके पलटते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पावर के ऊपर पावर लिखी होती है तो आपस में मल्टीपल हो जाती है, 2 की पावर -8। आपको होगी सर -8 क्यों आया, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, एक प्लस और एक माइनस के नंबर को मल्टीपल करोगे तो सिंबल तो वही रहेगा जो माइनस वाला है, एक प्लस और एक माइनस को मल्टीपल करते हैं तो माइनस ही रहती है। 2 की पावर ये डिवाइड में, 4 मतलब 2 की पावर 2, ये मल्टीपल हो गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, आप ऐसा कीजिए, इस माइनस को प्लस में करने के लिए नीचे ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, चेंज हो जाएगा, बस ये खत्म करो इसको। ये 2 की पावर 6 ऊपर आ गया है, ये 2 की पावर 8 नीचे आ गया है, और ये 2 की पावर 5 नीचे आ गया है, वो माइनस खत्म हो गया। अब क्या किया जाए, आप ऐसा कर सकते हैं, ऊपर तो 2 की पावर 6 है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर 13 आ जाएगा, 8 और 5 13। अब आपको पता है ये घट जाएंगे, और अब की बार नीचे बचेगा, 2 की पावर 7 बच गया है। ये हो गया जी हल। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए, जो यहां से हल हुआ था इसके डिवाइड में रखा जाए, रखो इसको। अब मैं इसके अब देखो क्या है, आपने आंसर निकालना है m मल्टीपल n, m मल्टीपल n निकालना है आपने, इनको मल्टीपल करो पहले, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, मल्टीपल में 1 बटे में 2 की पावर 7। ये तो फिर वही हो गया, डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, तो क्या आएगा, m इंटू एन आ जाएगा, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4, 7 में से 3 गए 4। अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो दोनों तरफ रूट लगा दो। अब आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, अगर रूट हटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4 का रूट हटाएंगे तो एक्चुअल में 2 की पावर 4 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। और इससे खूबसूरत तरीका इस क्वेश्चन को हल करने का नहीं हो सकता। ठीक है जी,
चलिए आगे चलते हैं। देखो मैं बीच में कुछ वो पूर्ण विराम नहीं ले रहा हूँ, कहीं भी स्पीड से लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी ही 40 मिनट हो गई है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर चीज निकाल के बता रहा हूँ, बस पूरा कंसंट्रेशन रखना। अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल एट ₹18,000 कैश। एक वॉशिंग मशीन आप 18,000 रुपए में खरीद सकते हैं कैश, और 7,600 कैश डाउन पेमेंट, सिर्फ डाउन पेमेंट देकर भी लेकर जा सकते हैं। कितनी? अगर आप इतनी पेमेंट कर दें तो पेमेंट कितनी बच जाएगी? अगर मैं देखता हूं तो 400 तो एक बच गया है, यहां पर 7 बच गया है, यानी कि 10,400 पेमेंट बच गई है। आप सिर्फ डाउन पेमेंट करके भी लेकर जा सकते हैं। बाकी का क्या करेंगे? बाकी फॉलोड बाय 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, कहने का मतलब 6 महीने के बाद, दोबारा 6 महीने के बाद 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ऑफ ₹X ईच, वो जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो X रुपए की होंगी, दोनों सेम होंगी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 16% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे, भाई ऐसा थोड़ी ना कि आपको ऐसे दे दी जाएगी 7,600 में, आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, वो 16% पर एनम है, वार्षिक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट तो आपकी मतलब अर्धवार्षिक है, इसको भी अर्धवार्षिक बनाओ, 2 से भाग कर दो, ये 8% हाफ ईयरली हो जाएगी। अब क्या किया जाए? अब इसकी फ्रैक्शन बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो। इसकी फ्रैक्शन अगर मैं बढ़ाऊं तो वो आ जाएगी 2/25। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बढ़ाते हो तो उसमें नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट होता है। अगर आप किसी को 25 रुपए देंगे ब्याज पर, तो वो ब्याज के रूप में आपको 2 रुपए मिलाकर टोटल 27 रुपए लौटाएगा। अब आगे कह रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू बताओ। अगर इंस्टॉलमेंट एक ही होती तो इंस्टॉलमेंट 25 यूनिट की होती, और 25 + 2 मैं 27 देता। यही है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इतने प्रिंसिपल की आप किस्त बनवाते तो ब्याज के साथ इतने रुपए देते आप उसके। अगर 2 किस्त होती तो दोनों का स्केयर हो जाएगा। 25 का स्केयर मतलब 25 गुणा 25, 27 का स्केयर मतलब 27 गुणा 27। अगर 2 किस्त देनी होती तो दूसरी किस्त ये बढ़ती थी। दूसरी किस्त का मतलब 2 बार उसको मल्टीपल करना है। अब ये सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर वो आपको पूरी किस्त सिखानी पड़ जाएगी। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रिंसिपल चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन किस्त भी चेंज होगी मेरी। पहले किस्त ये थी, दोबारा किस्त ये है, लेकिन क्वेश्चन में तो बताया गया था कि दोनों किस्त सेम है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस किस्त को भी इतना ही कर देता हूं, इसको भी 27 से गुणा कर दिया। ये लीजिए। अब ये आपकी दोनों किस्त है, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, ये टोटल पैसा है। टोटल प्रिंसिपल देख लो, क्योंकि आपको पता है इतना पैसा आपने चुकाना था, ये प्रिंसिपल के बराबर कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 25 कॉमन आ गया, और ये हो गया आपका 52। इसके बराबर है, कर दो, इसके बराबर है आपका 10,400। 52 से काटा 200 आ गया, 25 से काटा तो 1 यूनिट का मान 8 आ गया है। आपने एक किस्त निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 27 गुणा 27 गुणा में 1 यूनिट का मान 8, ये आपका आंसर है। कौन सा आएगा? 27, 27 का वर्ग 729 गुणा में 8, 8 9 72 7, जिसमें 2 लास्ट में है, 2 ऑप्शन है भाई। 8 9 72 7, 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 23, 2, 8 7 56 और 2 5832। ये पहला आपका आंसर है जी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने किस्त पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी है तो शायद समझ नहीं आया होगा। एवरेज का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ले रखा है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक खूबसूरत चीज सीखने के लिए मिलेगी। द एवरेज ऑफ 42 नंबर्स इज 65। 42 नंबर्स का जो एवरेज है, 42 नंबर्स का जो एवरेज है वो 65 है। ठीक है जी। आगे बोला गया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नंबर, इसमें से 21 नंबर अगर मैं एक तरफ निकाल लूं, उनका एवरेज जो है वो 56 है। ठीक है जी। फिर आगे बोल रहा है दैट ऑफ द नेक्स्ट 18 नंबर, अगर मैं इसमें से 18 नंबर और ले लूं, इनका एवरेज है 70। ठीक है जी। नंबर कितने बच गए आपके? 42 थे टोटल, इनको जोड़ रहा हूं तो 39, तो 3 नंबर बच गए हैं। कौन सा? 40वां नंबर, 41वां नंबर और 42वां नंबर, ये 3 नंबर बच गए आपके।
और इन सभी नंबर्स को अगर जोड़ूं, इनका जो एवरेज है ना वो 65 है। आगे कह रहा है द 41th नंबर इज 3 मोर देन द 40th नंबर। जो आपका 41 नंबर है ना वो 40वें नंबर से 3 ज्यादा है। आगे बोल रहा है एंड 6 लेस देन द 42 नंबर, जो आपका 42वां नंबर है उससे 6 कम है। कंपैरिजन 41 का हो रखा है, तो मैंने 41 को एक्स मान लिया। 41 जो है ना वो 40 से 3 ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। देखो ये 40 से 3 ज्यादा हो गया। वो ये कह रहा है 42 से 6 कम है, तो इसमें 6 जोड़ दिया। ये लीजिए, जिसके साथ कंपैरिजन हो रखा था उसको x मानना। ये बताया गया था जो 41वां नंबर है ना वो 40 से 3 ज्यादा है। देखो इसमें अगर आप 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और इससे 6 कम है, इसमें से 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जी एवरेज निकाल लो 40 और 42वें नंबर की, इन दोनों नंबर की एवरेज निकाल लो। इनकी एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 40वें और 42वें नंबर की अगर एवरेज निकालनी है तो इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। इनको जोड़ूं अगर तो 2x माइनस 3 आता है, इनको जोड़ूं अगर तो 2x माइनस 3 आता है, x प्लस एक्स 2x, और 6 में से 3 गए, आपके प्लस के 3 बचता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद इसको 2 से भाग किया जाए, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे कोई बात नहीं है। सबसे पहले अब एवरेज का एक कंसेप्ट सुनो। अगर इन सभी संख्याओं का एवरेज 65 है, अगर इन सभी संख्याओं का एवरेज 65 है तो ध्यान रखेंगे ये सारी संख्याएं 65 होनी चाहिए, लेकिन इनका एवरेज तो 56 है। इसका मतलब ये तो एवरेज से कम है। कितनी कम है, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 9 कम है। प्रत्येक संख्या 9 कम है, 21 संख्याएं हैं ये, तो 21 निमा 189, 189 कम है। इनका एवरेज आपका 65 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 5 ज्यादा है, और एक तो नहीं है 18 है ये भी, तो 18 पंजी 90। क्या हुआ जी, सारे 65 नंबर थे, 65 थे, ये 189 छोड़ के चले गए, भाई कम लेके गए, लेकिन ये 90 ज्यादा लेके चले। तो इनको हिसाब बराबर करो, जोड़ लो इनको, इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मुझे ये पता चला इनके एवरेज में, मुझे ये पता चला कि ये 99 नंबर छोड़ के चले गए, 99 योग छोड़ के चले गए। अब क्या होगा, ये सब ये आपके तीनों 65 नंबर होने चाहिए, 65 गुणा में 3, इनका योग होना चाहिए 195 तीनों का, लेकिन ये भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो छोड़ के चले गए, तो ये इसमें जोड़ दिया। तो 9 और 5 14, 19 और 294 इन तीनों का योग है, इन तीनों का योग इतना है। अब इन तीनों का योग है तो जोड़ के इसके बराबर करो। इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा, इनको अगर मैं जोड़ू x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, ठीक है जी, और प्लस में 3, ये लीजिए, इनको तीनों को जोड़ा तो इसकी वैल्यू निकाल लूं अगर, तो 3 से भाग कर सकते हैं या फिर 3 उधर जाके घटा दो। ये x की वैल्यू होगी 97, वो यहाँ रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और तरीके से रख सकते हैं, 2 से भाग कर दिया x प्लस 3/2 कर दो, 2 से भाग कर दिया, x की वैल्यू 97 है, 97 प्लस इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज कर दूं तो ये आ जाएगा 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, 98.5 आपका आंसर आ गया है। और अगेन इससे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। A certain sum invested at simple interest amounts to रुपीज इतना, एक साधारण ब्याज पर कुछ सम ब्याज पर दिया, कितने वर्षों के लिए, 3/1/2 वर्षों के लिए, और अमाउंट्स टू मतलब मिश्र धन, उसका अमाउंट हो गया है ये, ठीक है। एंड टू का मतलब इतना अमाउंट हो जाता है कब, अगर इन 6 ईयर, अगर इस पैसे को 6 वर्ष के लिए दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो और प्रिंसिपल भी सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरफ यहां भी यही है यहां भी यही है। पहले ये बताया गया कि एक पैसा इतने वर्षों के लिए दिया जाए तो इतना हो जाता है, और यही पैसा इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 6 साल के लिए दिया जाता है तो इतना हो जाता है। ये पैसा बढ़ कैसे गया, क्योंकि इसमें 2.5 वर्षों का ब्याज और जुड़ गया है। तो 2.5 वर्षों का ब्याज देखो कितना आया है, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गए 3,
9 में से ये इतना बच गया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2.5 वर्ष का ब्याज, 2.5 था ना ये, 2.5 है जी, तो 2.5 वर्ष का जो ब्याज है वो बराबर है आपका 1365 के। 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो आपको पता है 5 से भाग होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 5 से भाग किया इसको, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, गुणा में 2, 2 3 6 27 दूनी 54। ये लो जी, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया है, ये आपका 2.5 वर्ष का ब्याज आ गया है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है 1 वर्ष का ब्याज जो कि आ गया है 546 डिवाइड में प्रिंसिपल गुणा में सूद, ऐसे निकलता है जी। प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे निकालनी, इस अमाउंट में 3.5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसमें से 3.5 साल का ब्याज अगर घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। 2.5 साल का सर ये है, 1 साल का ये है, जोड़ो 3.5 साल का आ जाएगा। तो 3.5 साल का जो ब्याज है आपका वो आ गया है 6 और 5 11, 5 और 4 9, 5 और 4 10 और 1 11, 3 और 5 8 और 1 9, और ये आ गया है 1। ये है जी ब्याज आपका, इसमें से घटा दो 0 0, 14 में से 5, 14 में से 9 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 6500 है जी। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, डेसिमल में है क्या आंसर, ठीक है। 13 से काटो फिर, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 5 8 40, 5 चौका 20, ये लो जी, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन ए क्लास द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 90। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का योग 90 है, ठीक है जी। द नंबर ऑफ बॉयज इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़के लड़कियों से 10 ज्यादा है। कहने का मतलब लड़कों की संख्या में से अगर लड़कियों की संख्या घटाऊं तो 10 आएगा। एक इक्वेशन बन गई है, अगर लड़कों की संख्या निकाल लेंगे तो इनको जोड़कर 2 से भाग कर दिया, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो घटाकर 2 से भाग कर दिया। ये लो जी, ये लड़के और लड़कियों की संख्या आ गई है। आगे बोला, इन ए टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 30% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। एवरेज की बात कर रहा है कि लड़कों का एवरेज जो है लड़कियों के एवरेज से 23% ज्यादा है। मैंने लड़कियों का एवरेज जो है ना वो 10x मान लिया, कुछ भी मान सकता हूं, मेरा मन है भाई, कोई रोक थोड़ी ना सकता है। अगर इसमें 30% बढ़ाऊं तो इसका 30% 3x होगा, तो इस इन लड़कों का जो एवरेज है ना वो 13x आ गया है जी। ठीक है जी, अब आगे बोल रहा है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इज 63, सभी का एवरेज, बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 63 है। बस योग निकाल लो, लड़कों की संख्या है 50, इनको गुणा किया, इनका सम आ गया 650x, लड़कियां हैं 40, इनका योग निकाला 400x, सभी का योग निकाला तो 63 गुणा टोटल संख्या 90 थी। ये लो जी, लड़कों की संख्या का योग लड़कियों की संख्या का योग कैसे निकलेगा, जितना एवरेज है और जितनी उनकी संख्या है गुणा कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर x का मान निकाल लो, ये हो जाएगा जुड़कर। आप ऐसे डायरेक्टली भी काट सकते हो, 0 0 सभी में से काटते हैं, ठीक है। और कट रहा है क्या, बस मत काटो, जोड़ लो। 105x बराबर है 63 गुणा 9, कितने से कट रहा है, 21 दिया 63, 21 पंजे 105, x की वैल्यू आ गई 27/5, x की वैल्यू आ गई 27/5। आपसे किसकी संख्या पूछी है, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, गर्ल का एवरेज स्कोर माना था 10x, 10x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू 27/5 है, 10x की निकालनी है, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, 54 आ गई जी। ये लीजिए, जिस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन निकाल रहा हूं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है ये, अगर आपने एग्जाम में परफॉर्म किया होगा तो ऐसे ही किया होगा। द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक स्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर। एक आपके पास स्फेयर है जिसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, डी 3.5। अगर इससे रेडियस निकालनी हो तो पहले मैंने क्या किया, इसके डिवाइड में 10 कर दिया, अब ये क्या हो गया है, अब ये डेसिमल हटाई है। अगर मैं आर निकालना चाहता हूं तो डायमीटर की हाफ होती है, तो 35/20 आ गया है, काटूं तो 5 7 35, 5 चौका 20, आपके स्फेयर की रेडियस 7/4 आ गई है।
Such 96 pairs are metalled and recast into a solid right circular cylinder of height 56 सेंटीमीटर। ऐसे 56 आपके स्पेयर गोलों को पिघलाया गया है और एक सॉलिड आपका सिलेंडर बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। अगर किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है 1/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर का वॉल्यूम। ऐसे 96 स्फीयर पिघलाए गए हैं और ये वॉल्यूम बराबर होगा एक आपके जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपस में बराबर। ठीक है जी, पाई से पाई उड़ा दिया, बस अब वैल्यू पुट करो सिर्फ। 96 मल्टीपल 4/3, ये आर है 7/4, 3 बार लिखो, 1 2 3 बराबर आर मैंने निकाल ली है, एच है 56। ठीक है जी, करो हल, निकाल लो। अच्छा, आपसे कर्ड सरफेस एरिया पूछ रखा है, कोई बात नहीं, आर की जरूरत पड़ेगी, निकाल लो। 7 8 56, 12 8 96। ठीक है जी, 4 से 4 4 3 12, क्या क्या बच गया है, 2 बार 7 और 1 बार 4 बच गया है। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आर आ जाएगा 7/2। ये आपकी रेडियस आ गई। आपसे पूछा कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया निकलता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान, पाई को एज इट इज रख रखा है तो पाई को बाद में रखेंगे। आर है आपका 7/2, एच है आपका 56 और पाई एज इट इज, बस इसको गुणा करो, आंसर आ गया है, ये इससे कट गया है। 7 6 42, 7 5 35 और 4 39, 392 पाई आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अ कोनिकल वेसल हुज इंटरनल बेस रेडियस इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ ए लिक्विड। एक आपके शंकु के आकार का एक वेसल है, बर्तन है, जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है, वो पानी से भरा हुआ है। द कंटेंट्स ऑफ द वेसल आर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक आपके बेलनाकार बर्तन में उस लिक्विड को डाल दिया गया है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। द हाइट टू विच द लिक्विड विल राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल, उस सिलेंड्रिकल वेसल का हाइट कितनी कितनी हाइट तक पानी आएगा, उतनी ही हाइट तक पानी आएगा जितना उनका वॉल्यूम बराबर होगा। तो मैं कहूंगा आपका कोनिकल जो आपका वेसल है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों बराबर। ठीक है जी, पाई से पाई कट गया है, 1/3। आर है आपका 18, 18 गुणा 18, एच है आपका 60। यहां पर आर आपने दे रखा है 15 है आपके पास, एच आपने निकालना है कि जितना पानी का सतर हुआ है वो आपकी ऊंचाई होगी, बस एच निकाल दो। 15 चौके 60, ठीक है जी, और 3 6 18 और कटेगा, हाँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एच आ गया है 18 8 144 है ना, 4 दुनिया 18 8 144 बटे में 5, इतना हुआ है जी, डेसिमल में है, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, इतने सेंटीमीटर है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक समलम है, आइए समलम बना लेते हैं पहले। एक इस तरीके क्या करती होती है, ये एक समलम है, इसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल होती हैं, 2 समांतर 2 असमांतर। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 51 और 21, ये 51 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ईच ऑफ अदर 2 साइड्स इज 39, दोनों आपके जो नॉन पैरेलल साइड है वो 39 है। ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों साइड आपकी सेम होती है तो ये आइसोसेल्स ट्रेपेजम होता है, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी 39 है और ये भी 39 है। तो एक स्पेशल केस बनता है ये, कैसा, अगर आप इसके पैरेलल एक साइड खींच लेते हो, यहाँ पर इसके पैरेलल खींची है मैंने ये, तो ये भी 39 ही होगी क्योंकि मैंने इसके पैरेलल खींची है। ये आपकी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी और इसकी साइड ये 21 है तो ये भी 21 होगी अंदर वाली,
ये टोटल 51 थी, अगर ये 21 होगी है तो ये 30 होगी है, ठीक है। और ये आपकी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी है, समद्विबाहु त्रिभुज होगी है। अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे? ये हाइट तो 90 डिग्री पर है और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भी 15 है और ये भी 15 है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे तो ये 36 आ जाएगी। निकाल के दिखा देता हूँ। आपका h आ जाएगी, इसका स्क्वायर 1521 माइनस 15 का स्क्वायर 225, घटाया तो ये 1296 आ गया है, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब हाइट जो है वो 36 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है जी। बस ये जो भी कुछ किया है मैंने हाइट निकालने के लिए ही किया है, क्योंकि आपसे पूछ रखा है कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजम, ट्रेपेजम का एरिया निकलता है 1/2 मल्टीपल हाइट मल्टीपल b1 प्लस b2। जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम मल्टीपल उनके बीच का डिफरेंस जिसको हम हाइट बोलते हैं, और मल्टीपल 1/2। बस हल कर दो, क्या बच गया है 1/2 हाइट 36, इन दोनों का जोड़ 72, इसको इससे डिवाइड किया तो 36 आ गया है। 36 गुणा 36 1296, ये आपका आंसर है जी, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे है पाइप P एंड Q कैन फिल अ टैंक इन 18 और 27 आवर्स। P और Q एक टैंक को 18 और 27 घंटों में भर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेकर टैंक की कैपेसिटी मान लूं तो वो 54 यूनिट आ गई है, ठीक है। अगर P टैप उसको 18 घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना भरता है, 18 तिया 54, 3 यूनिट भरता है एक घंटे में। अगर Q उसको 27 घंटे में भरता है तो 27 दूनी 54, हर घंटे 2 यूनिट भरता है। आगे कह रहा है R इज एन एम्प्टिंग पाइप, R एक पाइप है जो एम्प्टी करता है, उसको खाली करता है टैंक को। When the tank is empty, जब टैंक खाली है, P and Q are open together for 6 hours, P और Q 6 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। P और Q अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो 6 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट भरेंगे एक घंटे में, और इनको अगर 6 घंटे के लिए खोल दिया तो ये 30 यूनिट भर देंगे। इन्होंने 30 यूनिट भर दिया, देन बोथ आर क्लोज्ड, फिर दोनों को बंद कर दिया, और आर इज ओपन, फिर आर को खोल दिया, इस तीसरे खाली करने वाले टैप को खोल दिया। द टैंक इज नाउ एम्प्टीड इन 30 आवर्स, ये 30 यूनिट उसने 30 घंटे में खाली किया। इसका मतलब हर घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। मुझे इसकी कैपेसिटी पता चल गई है, ये 1 यूनिट खाली करता है हर एक घंटे में। आगे क्या बोला गया, इन हाउ मेनी आवर्स देन P R टुगेदर फिल हाफ द टैंक, आधे टैंक को P और R कितने समय में भर देंगे। आधा टैंक मतलब 27 यूनिट कैपेसिटी को कितने टाइम में भरेंगे। उन दोनों का एक घंटे में कितना यूनिट भरते हैं P और R। एक घंटे में P और R खुल रहे होंगे, P एक घंटे में 3 यूनिट भर देगा, R 1 यूनिट खाली कर देगा, हर घंटे में 2 यूनिट भरा जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 13.5 घंटे आ गया है जी, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक डीआई का क्वेश्चन है आपका, बाय व्हाट परसेंट इज टोटल इंपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 2022 और 2023। पहले इंपोर्ट की बात चल रही है, इंपोर्ट बोले तो आयात, कब का 2022 का और 2023 का। 2022 का है ये और 2023 का है ये, इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये हो गया है आपका 800, इंपोर्ट आपका 800 है, ठीक है जी। लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी देख लो पहले, लेस देन मोर देन को बाद में देख लेंगे। 2020 21 24, 2020 21 और 24, इनको जोड़ा 1000 1500 है, एक्सपोर्ट 1500 है। अब वो ये कह रहा है कि जो इंपोर्ट है वो लेस देन द एक्सपोर्ट, भाई वो ये पूछ रहा है कि जो कितना परसेंट कम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, कितना परसेंट कम है। पहले अगर मैं वैल्यू में देख रहा हूं तो 700 यूनिट कम है, लेकिन आंसर बताना है मैंने परसेंटेज में। ये बोला गया है कि इंपोर्ट कितना परसेंट कम है, यूनिट में तो 700 कम है जी, किसकी कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, और गुणा में 100। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो मुझे पता है 7
1/15 जो मेरी फ्रैक्शन है ना, उसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करता हूं तो 6 से ही 2/3% आता है। मुझे निकालना है 7/15 का, ये तो कट ही जाएंगे ना। 7/15 का निकालना है तो इसको 7 से गुणा कर दिया, इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आगे फर्दर किया तो 3×4 = 12, 46 से ही 2/3% आपका आंसर आ गया है। यहां से काट के निकालोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज 7:8 एंड 9:11। अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी आपके पास दो सॉल्यूशन है, उसमें एसिड एंड वाटर है, एसिड एंड वाटर। ए सॉल्यूशन में रेशियो है 7:8, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी है 15 यूनिट, ठीक है। और बी वेसल में है 9:11, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी है 20 यूनिट, ठीक है। आगे बोला गया है 3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ए इज मिक्स्ड एंड 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी। उस क्या किया, एक और सॉल्यूशन बनाया गया। आपके जो ए सॉल्यूशन है उसमें से 3 लीटर लिया और बी सॉल्यूशन में से 4 लीटर लिया। आप पहले ये बताओ इनका रेशियो क्या है। अगर मैं रेशियो में देखूं इनको तो 5 3 15, 5 चौका 20, ये तो वही रेशियो है जिस रेशियो में वो मिलाने के लिए बोल रहा है। तो अगर इसमें से 3 लीटर लिया है, इसमें से 4 लीटर लिया है, तो यही रेशियो मेंटेन करना था, वही ऑलरेडी मेंटेन है। वो एसिड में एसिड जोड़ दो, वाटर में वाटर जोड़ दो, ये लीजिए। ऐसा करने से अगर अब सिर्फ यही काम कर रखा होता कि इसका 3 लीटर मिला रखा होता, इसका आपका 4 लीटर मिला रखा होता, और फिर पूछा जाता कि उस तीसरे सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, तो यही होता, आपका आंसर आ जाता। उन्होंने एक बात और जोड़ दी। क्या जोड़ दी? आगे बोल रहा है एंड 1 लीटर वाटर इज आल्सो एडिड टू इट। 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। अब ये कष्ट की बात है, अब इसमें 1 लीटर वाटर कैसे ऐड करूं? पहले तो आप ये बताइए इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। रेशियो में तो ये है, टोटल कैपेसिटी इसकी 7 लीटर है। मानोगे इस बात को? क्योंकि 3 लीटर ये मिलाया है, 4 लीटर ये मिलाया है, इसकी टोटल कैपेसिटी 7 लीटर है। इस 7 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाना है, तो टोटल कैपेसिटी इसकी 8 लीटर हो जाएगी। अब इसमें पानी कैसे मिला देंगे, कोई बात नहीं। देखो पहले क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आपसे रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज पूछा है। जब एसिड का परसेंटेज पूछा है तो इसमें ऐड करने की जरूरत कहां है। जब आपसे एसिड का ही परसेंटेज पूछा है, एसिड तो उतना ही रहना है जितना पहले था, ऐड क्या होना है, वाटर ऐड होना है। लेकिन सर अगर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर का रेशियो तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं तो वाटर का रेशियो चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या करूं भाई, ये 19 तो नहीं रहेगा ना, ये बढ़ जाएगा। अब इसमें कुछ भी चेंज आए, वो चेंज क्या आएगा वो पता करना है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ये टोटल जो है वो 7, ये 4 लीटर है, ये टोटल 7 लीटर है। 7 लीटर की वैल्यू है, कितना हो गया ये हो गया आपका 35 यूनिट हो गया। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी आई, 7 5 35। मुझे एक चीज पता चली, अगर मैं यूनिट में जोड़ू ना, यूनिट में, तो 1 लीटर 5 यूनिट बढ़ाता है। तो मैंने इसमें डायरेक्ट लीटर तो जोड़ नहीं सकता मैं, लेकिन 5 यूनिट जोड़ सकता हूं, तो ये 24 यूनिट हो जाएगा और ये रहेगा आपका 16 यूनिट। क्या ये बात आपको समझ आई? भाई मैं इस रेशियो में डायरेक्टली 1 लीटर पानी नहीं ऐड कर सकता था, मुझे उसको भी यूनिट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया, 16 + 9 35, ये 35 यूनिट 7 लीटर के बराबर मान लिया मैंने। 1 लीटर की वैल्यू निकाली, 5 यूनिट आया है, वो 5 यूनिट इसमें जोड़ दिया। अब ये रेशियो मेंटेन है, चाहो तो आप इसको आगे काट सकते हो, 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब ये रेशियो मेंटेन, ठीक है। आपसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ एसिड, एसिड का परसेंटेज बताओ कितना है। देख लो, टोटल आपका 5 है, 5 में से 2 एसिड है, 2 एसिड है 5 में से, गुणा में 40% हो गया जी। इसमें कुछ नहीं था, बस एक नई बात थी, ये 1 लीटर पानी ऐड करना अलग था, वो ऐसे ऐड करना पड़ेगा। आगे है जी, अ ट्रेडर सेल्स अ टॉय फॉर ₹615 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन मार्क्ड प्राइस। एक टॉय बेच रहा है एक सेलर,
18% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, एमआरपी पर। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए एमआरपी 100% मान लूं, तो वो उसको बेच रहा है 18% डिस्काउंट पर, मतलब 82% पर बेच रहा है। और इस 82% की वैल्यू बता रखी है 615 रुपए। ठीक है जी। इफ ही सेल्स इट एट 80% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, अगर वो मार्क्ड प्राइस के 80% पर सेल करता, ठीक है जी, देन ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इस केस में ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखेंगे, ये सेलिंग प्राइस है। अगर वो इस प्राइस में सेल करता है तो उसे प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट भी कितना होता है, 20% का होता है। पहली बात तो 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन बना लो आप। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। और जब भी आप प्रॉफिट की फ्रैक्शन बढ़ाते हो, हमेशा ध्यान रखेंगे नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट। अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो, इसको ऊपर जोड़ देंगे, 6/5 है, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, ये आपकी सेलिंग प्राइस की। इसको अलग रखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। पहले मुझे पता है कि 82 यूनिट की वैल्यू ये है, 80 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अगर 82 यूनिट की वैल्यू ये है, तो मैं कहूंगा 82% बराबर है 615 के। मैंने क्या किया, 41 से काट दिया, 41 दूनी 82, 41 एकम 41, 41 पंचे, 2 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई है। मैंने 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ 40 से गुणा कर दिया, तो 600 आ गया है जी। मुझे पता चला 80% की वैल्यू 600 है, इसकी वैल्यू 600 है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 600 है। आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, मैंने अभी देखा था सेलिंग प्राइस तो मेरा 6 यूनिट आया, तो 6 यूनिट का मान जो है 600 है, 5 यूनिट का मान निकाल दो, 500 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है जी, ये लो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम ए इज 400 मोर देन दैट ऑफ बी। आपको ये बताया गया है कि ए का जो प्राइस है ना, वो बी से 400 ज्यादा है। ठीक है जी। आइटम ए इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, इसको 10% लॉस पर बेच दिया जाता है आइटम ए को। एंड आइटम बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 60%, बी को 60% पर बेच दिया जाता है। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटायर ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो ये तो जी एलिगेशन लग गया। दो अलग अलग आइटम को किस प्रॉफिट लॉस पर बेचा गया वो बता दिया, और इंटायर आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो बता दिया, तो मैं इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूं कॉस्ट प्राइस का, वो नीचे आ जाएगा। आगे ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, आइटम ए का सेलिंग प्राइस निकालना है, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। एलिगेशन लगाया, 60 में से 20 गए 40, अब 20 में से 10 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये 30 आ जाएगा। परसेंट में है, ये रेशियो में चेंज करेंगे तो 4:3 आ गया, और ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। सर कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, जो डिवाइडेड होता है वही नीचे आता है। तो लेकिन मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है, मुझे ये पता है ए का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, बी का 3 यूनिट है, इनके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, और ये तो 400 था, क्वेश्चन में दिया गया था, तो मैं कहूंगा 1 यूनिट का मान 400 है, तो 4 यूनिट का मान 1600 है। ये कॉस्ट प्राइस आ गया ए का, और 4 3 12, 1200 आ गया बी का। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो ये बता देता। आपसे पूछा है ए का सेलिंग प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस 1600 है, और उसने जो बेचा है आइटम वो 10% के लॉस पर बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको 10% कम कर दो, वो सेलिंग प्राइस है, 1440 आ गया है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको देखकर मुझे एक बार ये लगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया जाता है तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसने एक कंडीशन लगा दी कि एक्स वाई जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं है। हमारे पास एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ऐसे में हम किसी एक वेरिएबल को 0 करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन उसने ऑलरेडी एक कंडीशन लगा दी कि एक्स वाई जेड 0 नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में ये किया जाए कि आप इनको किसी और कांस्टेंट के बराबर कर लें, जैसे हम रेशियो में करते हैं। ये तीनों बराबर हैं, इसको मैं बार बार पढ़ के क्या बताऊं, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, मैंने क्या किया, इनको के बराबर कर दिया, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा, ऑप्शन से आंसर निकालने सिखाएगा आपको। ऑप्शन से निकाला जा सकता है, लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए।
के बराबर किया, इसको के बराबर किया, तो y बराबर आ गया, ये उधर के साथ मल्टीपल हो जाएंगे, के एक्स प्लस के जेड। 1 मिनट देखना, बड़ा नहीं होगा क्वेश्चन। फिर इसको इसके बराबर किया, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा के जेड के। ये बात आपको समझ आ रही है? इसको इसके बराबर करेंगे, ये उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, ये इस तरफ। इसको इसके बराबर करेंगे तो z की वैल्यू आ गई है के एक्स। इनको सभी को जोड़ दिया, तो y से y कट गया, इधर आ गया x प्लस जेड। इधर क्या होगा, इनको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2kx, इनको जोड़ेंगे 2kz, और कॉमन लूंगा तो 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस जेड। ये बराबर है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, 1/2 बराबर है की। अब जो मन करे वो निकाल लो, 1/2 के बराबर आ गया। इसका मतलब z बटे में x जो है वो 1/2 के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ z 1 है, x 2 है। कहने का मतलब x की वैल्यू z से 2 गुना है। ऑप्शन में देख लो कहां पर है, यहां इससे 2 गुना नहीं है, इससे 2 गुना नहीं है, इससे 2 गुना नहीं है, इससे 2 गुना, ये ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अभी पूरा निकाल के बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। z और x की वैल्यू आ गई, अब कहीं इसमें रख लो, y प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू k है, और k है आपका 1/2, तो y ये है 1 और 2, 3 आ गया, 3 बराबर 1/2, y आ गया आपका 3/2। तीनों वैल्यू आ गई आपकी, आपने निकालना था 1/x, 1/y, 1/z। x है आपका 2, y है आपका 3/2, उल्टा करूंगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, और z है आपका 1, 1/1 एक ही रहेगा जी। ये लो, इसको नॉर्मली एक इंटीजर में लेके आने के लिए 6 से गुणा कर दो, 2 3 6, ये कट के, अच्छा ये ऑप्शन मैंने गलत कर दिया भैया, मैं बताऊंगा आपको क्यों। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 6 एकम 6, ये ठीक आंसर है। एक्चुअली क्या है, ये आंसर तब होता अगर x रेशो y रेशो z पूछ रखा होता, इनका उल्टा पूछ रखा है। ठीक है, देखो ये सही बात है, मैंने यहाँ रुका नहीं, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। When k is added to each these four number, then these numbers obtained in this order are in proportional। वो ये बोल रहा है, अगर इन सभी में एक k नंबर ऐड किया जाता है ना, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाती है। प्रोपोर्शनल मतलब, प्रोपोर्शनल मतलब ये जी, पहली 2 का रेशो जो है वो अगली 2 के रेशो के बराबर हो जाएगा, इसको बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। ये अगर मैं इन सभी में k जोड़ता हूं तो ये प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब पहले 2 का रेशो बाद वाली 2 के रेशो के बराबर हो जाता है। सर इसको जो ये समानुपात लिखा हुआ है इसको बराबर भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनको डिवाइड में भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हमें CND रूल का पता होना चाहिए, कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल। इस फ्रैक्शन के साथ जो आप करो वो उधर वाली के साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, अगर मैं इसको क्रॉस, देखो मैं इधर x लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से ही, भाई x हम कॉमनली लिखते रहते हैं ना, तो वो हमारे जहन में बैठा हुआ है। x वैसे भी हमारे मन से निकलता नहीं, वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकाल लूं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीपल करूंगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने k हटाना है, कैसे हटाऊं, ऊपर वालों को तो ऐसे कैसे रखा, क्या किया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा दिया, नीचे कर सकते हैं ऐसा। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां पर बचेगा आपका 16, ठीक है। इसमें से इसको घटाऊंगा, यहां पर बचेगा आपका 24, ये लीजिए। अब क्या होगा, 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, के की वैल्यू जल्दी निकलेगी। ये हो गया आपका 33 प्लस 3 के, 40 प्लस 2 के, और के की वैल्यू 7 आ गई। ये लो जी, वो जो के नंबर ऐड किया था वो निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन के प्लस 2 मतलब 9 एंड 3k माइनस 5, 3k मतलब 21 माइनस 5 16, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल निकलता है, इनका मल्टीपल करके रूट करो, तो 16 नहीं, 144 का रूट 12, ये आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 75 किलोमीटर अपवर्ड इज इक्वल टू 1:2/3 ऑफ द टाइम इज टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 28 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड जो है ना स्टिल वाटर में वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना हो गया है भाई? 1 घंटा 19 मिनट हो गया है। कर देंगे जल्दी, बस 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं। हाउ मच टाइम विल टेक द बोट टू ट्रेवल 51.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 51.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लेगी? पहले तो ये समझिए डाउन स्ट्रीम क्या है, ये अप स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जाना। अगर आप धारा के साथ बोट को लेके जा रहे हो तो धारा के साथ जाने से जो नाव की चाल हो जाएगी ना, वो उसकी चाल तो रहेगी, साथ में बहाव की चाल जुड़ जाएगी। ये होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? धारा के विरुद्ध आ रहे हैं आप, उस टाइम पे बोट की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ये मैंने क्या निकाला है? उनकी स्पीड निकाल दी डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम की। अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि वो अप स्ट्रीम जाता है 75 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम निकालने का तरीका है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम की स्पीड है ये निकाला मैंने अप स्ट्रीम का टाइम डिवाइड में। वो डाउन स्ट्रीम जाता है 60 किलोमीटर, उसकी टाइम निकालना है तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये उसका अप स्ट्रीम जाने का समय, ये उसका डाउन स्ट्रीम जाने का समय। वो ये कह रहा है ये समय इसका 1:2/3 है, मतलब 5/3 है। क्रॉस मल्टीपल करो, आंसर निकालो। देखो खूबसूरत तरीके से यही काटना सिखाता हूं आपको। 15 चौके 60, 15 5 75, 5 से 5 काट दिया, 4 उधर चला गया, 4 यहां चला गया, यहां से हट गया। सर क्या बच गया? ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। 28 + y डिवाइड बाय 28 - y बराबर 4/3। देखो कितना जल्दी हल कर दिया। 15 5 75, 15 चौके 60, 5 से 5 काट दिया, ये 4 उधर चला गया, ये ऊपर और ये नीचे। काट दो, y का मान निकालो। 28 3 84 प्लस y 28 4 112 4y, ये 3y भी तो था फिर यहाँ। क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, 7y हो जाएगा, ये उधर जाके इसमें से घट जाएगा, 28 बचेगा और y की वैल्यू 4 आ गई है। इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया है कि बहाव की स्पीड क्या है। आपसे पूछा है कि डाउन स्ट्रीम अगर 51.2 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? डाउन स्ट्रीम की स्पीड रखिए, डाउन स्ट्रीम की ये स्पीड है 28 और 4 32, 32 से भाग करो, इसको आंसर आ जाएगा। चलो भाई डेसिमल हटा दो, जीरो लगा लो। 16 से काट लो, 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 से काटा है इसको तो ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32। फिर काट लो आगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छिका 30। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अटपटा क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा सा कष्ट होगा। A जो है ना B से 2 घंटे ज्यादा लेता है 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ये भी 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये भी, इससे A 2 घंटे ज्यादा लेता है। इफ A डबल्स हिज स्पीड, अगर A की स्पीड को डबल कर दिया जाए, अगर ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए और उतना ही स्पीड उससे उतने ही डिस्टेंस उससे तय कराया जाएगा तो वो आधा समय लेगा। सिंपल बात है, आपका डिस्टेंस जो निकलता है वो स्पीड मल्टीपल टाइम होता है। अगर आप स्पीड को 2 गुना कर दोगे और वही डिस्टेंस तय कराओगे तो टाइम आधा हो जाएगा, तभी तो ये सेम रहेगा। अगर आपने स्पीड को 2 से गुना कर दिया है तो टाइम आपका आधा हो जाएगा, तभी डिस्टेंस सेम रहेगा। अब वो ये कह रहा है कि ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, ही टेक्स 1:1/2 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा लेता है, मोर देन बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है, टू कवर 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तय करने। एक बात ध्यान से समझे, अगर ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी है और ए ने डिस्टेंस भी डबल तय किया है तो वो टाइम उतना ही लेगा जितना पहले ले रहा। इसी को एक बार दोबारा समझाता हूं आपको।
डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीपल टाइम। डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी करता है स्पीड और टाइम पर। अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि आपकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप कोई दूरी 10 घंटे में तय करते हैं, तो कितनी दूरी हो जाएगी? 200 किलोमीटर हो जाएगी। अब अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं तो क्या होगा? मैंने स्पीड को डबल किया, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका डिस्टेंस भी डबल तय हो जाएगा। आपने स्पीड को डबल किया, डिस्टेंस भी डबल हो गया और टाइम कांस्टेंट रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो ए उतना ही टाइम लेगा जितना पहले ले रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन समय में फिर भी चेंज आ गया। ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा इसलिए हुआ कि बी पहले 40 किलोमीटर तय कर रहा था उसी स्पीड से, और बी उसी स्पीड से अब 80 किलोमीटर तय कर रहा है। इसमें क्या चेंज आएगा? बी के बारे में समझे। बी पहले तय करने में 1 यूनिट समय ले रहा था, पहले तो वो 1 यूनिट दूरी तय कर रहा था, अब वो 2 यूनिट दूरी तय कर रहा है, दुगनी दूरी तय कर रहा है। वो पहले 40 किलोमीटर कर रहा था, फिर 80 किलोमीटर कर रहा है। क्या होगा? उसका समय डबल हो जाएगा। उसका समय डबल हो जाएगा। क्यों? भाई पहले वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था उसी स्पीड से, अब उसी स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। दूरी डबल हुई है तो समय भी डबल लगेगा। तो कहने का मतलब, अगर वो 1 यूनिट समय लगा रहा था तो अब उसका समय 2 यूनिट लगेगा। कितना ज्यादा समय लगेगा? 1 यूनिट ज्यादा समय लगेगा। तो जो ये अब ए उससे आधा घंटा कम लेने लग गया है ना, ये वो वही ज्यादा समय है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आधा घंटा है। तो कहने का मतलब, पहले बी जो 1 यूनिट में दूरी तय करता था वो आधे घंटे में तय करता था, और अब वो 2 यूनिट में तय करता है। अगर आप यहां से 2 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब वो इसको 1 घंटे में तय करता है। अगर बी 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करता है तो ये बी की स्पीड आ गई है। बी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा? 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा? 5/4, 1 सही 1/4। ये लो जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आया है तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान ही है। वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 40 डेज। ए बी सी अगर एक काम को मिलकर करते हैं ना तो 40 दिनों में कर देते हैं। ठीक है जी। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। बी और सी मिलकर करते हैं तो 60 डेज में कर देते हैं। ठीक है जी। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले टोटल वर्क मान लो इनका एलसीएम 120, ये टोटल वर्क है। अगर तीनों 40 दिन में करते हैं तो इनका एक दिन का काम आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है जी। अगर बी और सी 60 दिन में करते हैं तो एक दिन में करते हैं 2 यूनिट। अब यहां से एक का मैं 1 डे वर्क निकालने में कामयाब हो गया, ए का। ए बी सी तीनों एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, बी और सी 2 यूनिट करते हैं। इनका डिफरेंस 1 यूनिट पर डे काम करता है ए। ठीक है जी, आगे पढ़ो। डेज क्या, अब तो डे ही बच गया है। आगे बोल रहा है कि बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है ए से 20% मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट है। इसका 25% मोर एफिशिएंट है। इसका 25 मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है? इसका 25 मतलब इतना 20, इसको मैंने 25% ज्यादा बढ़ा दिया। इससे ए से उसकी एफिशिएंसी 25% ज्यादा है, तो 125% निकाल दिया इसका, जो कि 5/4 आ गया है। इसकी एफिशिएंसी है 5/4 यूनिट पर डे। ठीक है जी। अब आप सी की निकाल सकते हो। सी की कैसे निकाल लूं? बी और सी की 2 यूनिट है, सी की आ जाएगी 2 में से 5/4 घटा दिया, 4 दूनी 8, 3/4 यूनिट पर डे आ गया सी की एफिशिएंसी। अब क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क। इस काम का, टोटल काम का 40% सी कितने टाइम में करेगा? इसका 40% कितना आ जाएगा? इसका 10% 12 है, 40% 12 चौक 48, 48 यूनिट काम सी कितने टाइम में करेगा? सी की एफिशिएंसी है 3/4, 16 चौके 64, 64 दिनों में कर देगा।
ये लीजिए जी, ठीक है। करीब करीब 1 घंटा 29 मिनट में आपसे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे जो बेस्ट तरीका आता था मैंने कराए हैं, और आपके जो गलत ठीक हुए हैं आपको पता चल गया है। अगर आप अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टायर 1 आपका ऐसे होने वाला है, इसके आसपास रहने वाला है, आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, अगर कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।